चलिए आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे और इस नए चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स हैं कि इसके लिए आप 11th क्लास में जाएंगे तो आपको एक केमिस्ट्री में अलग ब्रांच ही बना दिया गया। अभी तो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप 11th 12th में जाएंगे तो आपको केमिस्ट्री का 3 पार्ट्स कर दिया जाएगा। फिजिकल केमिस्ट्री, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको कार्बन के बारे में ही पढ़ाया जाएगा। तो समझ सकते हैं कि आखिर जिसके ऊपर एक पूरा सब्जेक्ट बना दिया गया है अलग से, तो वो चैप्टर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेकिन कुछ सवाल उठता है कि कार्बन ही क्यों? आखिर कार्बन में ऐसा क्या है कि हम लोग कार्बन के बारे में स्पेशल पढ़ाई करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कार्बन का मतलब कार्बन के बारे में जानेंगे और कार्बन हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, कार्बन में ऐसी क्या खासियत है, उसकी यूनिकनेस क्या है, उसके अलग अलग पॉइंट को समझेंगे। उसके बाद से कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, IUPAC नेम पढ़ेंगे, कैसे इसके कंपाउंड्स का नामकरण किया जाता है, ठीक है। उसके बाद से स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत सही चैप्टर है। अगर आप इसको एक एक करके बारीकी से पढ़ते हैं तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है इसको समझने में, लेकिन जरा सा भी अगर इस चैप्टर से ध्यान हटाते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो खास करके बता दें जिनको केमिस्ट्री पसंद है उसके लिए चैप्टर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस कार्बन चैप्टर को। और सबसे पहला सवाल इसमें आता है कि चलिए कार्बन के बारे में जानते हैं कि कार्बन क्या है, इसके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने हैं, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये सब कुछ सबसे पहले हम लोग कार्बन के बारे में जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं इस कार्बन के बारे में, तो कार्बन का जो है आपका एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। A फॉर एटॉमिक, N फॉर नंबर। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आप लोग क्लास 9 में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़े होंगे। तो देखिए कार्बन के स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो सपोज कीजिए ये आपका न्यूक्लियस है कार्बन का, ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, उसके बाद से ये सेकंड ऑर्बिट हुआ। इसमें 2 ही ऑर्बिट होंगे। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 हैं। तो आपको पता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितने होते हैं? 2 होते हैं। बाकी इसके बाद कितने बच गए? आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, क्योंकि टोटल 6 हैं। 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में हैं, तो आपके सेकंड ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे? तो आपके सेकंड ऑर्बिट में 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। 1, ये हो गया आपका 2, ये 3 और ये 4। तो ये हो गया आपका कार्बन का एटॉमिक स्ट्रक्चर। समझ गए कि नहीं? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपको पता है कि आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में जो होते हैं अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 4। इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई, ठीक है। आफ्टर मोस्ट वैलेंस सेल में इसका 4 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी भी क्या हो गई? 4 हो गई आपका। तो सबसे ये तो खास बात है कि इसका वैलेंसी जो है 4 है। अब देखिए आपको पता है कि वैलेंसी का मतलब होता था कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो किसी को दे सकता है या फिर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो किसी से ले सकता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। अब इसके आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में आपको पता है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स है और 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए खुद के स्टेबल करने के लिए। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी को देगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। ऐसे और भी आपके एटम्स हैं जिसके आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, बट इसका बात थोड़ा सा अलग है, इसमें हम लोग देखेंगे आगे चल के, ठीक है। आप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होते हैं? 6 होते हैं। प्रोटॉन की भी संख्या इसमें कितनी होती है? 6 होती है। उसके बाद से इसमें न्यूट्रॉन की भी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अब इसके एटॉमिक मास की बात करें, इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 12 U फॉर यूनिफाइड मास या फिर AMU होता है, ठीक है। ऐसा यूनिट होता है आपका एटॉमिक मास का। तो हम लोगों ने इसके वैलेंसी को देखा, एटॉमिक मास को देखा, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कितने ये देखा, एटॉमिक नंबर देखा और इसके हम लोग स्ट्रक्चर को भी देख लिया। अब सवाल उठता है कि कार्बन जो है हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? आखिर कार्बन में ऐसा क्या है कि हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है? तो मैं आपको बता दूं कि कार्बन जो है आपसे, आपके जीवन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। जैसे कि प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, उसमें जो मेन एलिमेंट्स हैं वो कार्बन के हैं।
समझ गए। उसके बाद से अगर आप फ्यूल्स की बात करते हैं, आप प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी देख लें तो आपके जो मेन एलिमेंट्स आपको मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, आपके कार्बन ही मिलेंगे। उसके बाद से अगर हम लोग फ्यूल की बात कर लें, फ्यूल में आपका आ जाएगा डीजल, पेट्रोल, वुड की बात कर ले, कोल की बात कर ले, उसके बाद से आपका मीथेन, एलपीजी, ये सब जितने भी हैं और जितने भी फ्यूल्स आप देखते हैं उसमें भी आपको कार्बन ही होता है। उसके बाद से आजकल प्लास्टिक का यूज कितना है हमारे लाइफ में, हम लोग तो ये सब कुछ जानते हैं। ये प्लास्टिक का यूज हमारे लाइफ में इतना है कि इसको हम लोग प्लास्टिक एज भी कहते हैं इस काल को। तो प्लास्टिक्स में भी क्या होता है, आपका कार्बन ही होता है। उसके बाद से अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, और उसके बाद से आपका और बात करें तो प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गए, अल्कोहल हो गया, विनेगर हो गया, ग्लूकोज हो गया, इन सब में क्या होता है, आपका कार्बन ही होता है। तो आप देख रहे हैं कि आपसे कितना रिलेटेड है कार्बन। अब कार्बन हमारे जीवन से इतना ज्यादा रिलेटेड है, इसीलिए कार्बन हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो आपने दो चीज समझा, कार्बन के बारे में समझा और कार्बन हमसे कितना रिलेटेड है ये समझा। तो आखिर कार्बन इतने सारी चीजों में कैसे पाया जाता है, आखिर उसका खासियत क्या है उसके अंदर, समझ गए कि नहीं। तो आइए हम लोग आपका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ कार्बन। आखिर कार्बन का यूनिकनेस क्या है, क्या उसमें ऐसी खास बात है जिसकी वजह से कार्बन जो होता है हर चीज में घुस के बैठा हुआ है। तो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि आखिर कार्बन में ऐसी क्या खास बात है, यूनिकनेस क्या है जिसकी वजह से वो इतने सारे कंपाउंड फॉर्म करता है। तो मैंने जैसा कि बताया कि कार्बन का अकेले इतना कंपाउंड है, ये अकेले ही इतना कंपाउंड बनाता है। आप कार्बन कंपाउंड्स अगर देखते हैं तो कार्बन कंपाउंड्स अकेले ही नॉन कार्बन कंपाउंड से ज्यादा संख्या में, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स आप उठाइए जिसमें कोई कार्बन नहीं है, ठीक है, और एक तरफ ऐसा कंपाउंड उठाइए जिसमें कार्बन है, ठीक है, तो एक ही कार्बन हो लेकिन हो, तो आप वैसे संख्या अगर देखते हैं तो नॉन कार्बन कंपाउंड से ज्यादा संख्या आपको मिल जाएगा कार्बन कंपाउंड्स। आखिर उसमें ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से वो इतने सारे कंपाउंड्स को फॉर्म करता है। तो मैंने इसके पीछे रीजन आपको बताया हूं, तो इसके पीछे आपके टोटल 4 रीजन हैं। सबसे पहला है टेट्राकोवैलेंसी। टेट्राकोवैलेंसी का क्या है, तो मैंने बताया था कि आपके कार्बन में जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, मतलब आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन होने से क्या होगा, ऐसे तो बहुत सारे आपके एटम्स हैं जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके पाए जाते हैं, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल है, लेकिन इसकी बात थोड़ा सा अलग है। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये बाहर होने की वजह से जो आपका ये किसी के साथ बॉन्ड बनाता है वो शेयरिंग में बनाता है, समझ गए कि नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है ये, मतलब कि शेयर करके किसी के साथ ये कंपाउंड बनाता है। कोई आयोनिक कंपाउंड ये फॉर्म नहीं करता है, कोई आयंस फॉर्म नहीं करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखे होंगे कि जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल है, किसी के आउटर मोस्ट वाले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या समझता है कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, या फिर कोई क्या किसी के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है तो क्या सोचता है कि 2 इलेक्ट्रॉन हम किसी से ले ले और अपने आप को स्टेबल कर ले। लेकिन इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स आपके जो हैं, तो ये क्या है कि ना ही किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ना ही किसी से 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, बल्कि इसको किसी के साथ कंपाउंड बनाना होता है। ये क्या करता है, किसी को एक इलेक्ट्रॉन्स दे देकर उसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है, शेयरिंग करके अपना कंपाउंड बनाता है, ना किसी को देता है ना किसी से लेता है। अब देखिए इसके पीछे आखिर कारण क्या है कि ये ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ये केवल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो देखिए सबसे पहला बात है इसका कि ये बहुत ही छोटा एटम है बेचारा, इसके पास मात्र 6 ही इलेक्ट्रॉन्स, इसका साइज काफी छोटा है, इसके पास उतनी एनर्जी नहीं है, इसके पास क्या है, एनर्जी की कमी है, क्या इसके पास एनर्जी की कमी है। अगर ये किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बाबू, तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाएंगे, क्योंकि 6 पहले से थे, 4 किसी से ले लिया, अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके 10 हो गए, और 10 इलेक्ट्रॉन संभालने की कैपेसिटी कार्बन के पास नहीं। अब यदि अगर किसी को ये 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है, जाओ ले जाओ, तो इसके पास उतनी एनर्जी नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जो इसके पास उतना एनर्जी नहीं है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे पाए, और 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन संभालने की कैपेसिटी इसके पास नहीं है। ये काफी छोटा एटम से बेचारा, उसके पास उतनी ताकत नहीं है, जिसकी वजह से ये काम आयंस नहीं फॉर्मेशन कर सकते।
आप आयन समझते हैं, वो चार्ज होता है। चार्ज क्यों आता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लेन देन चलता है, लॉस एंड गेन चलता है। लेकिन ये लॉस गेन नहीं करने की वजह से आयन फॉर्म नहीं करता है, ये सिर्फ शेयर कर सकता है। जैसे कि CH4 अगर ये बनाता है कोई कंपाउंड CH4, ये क्या करेगा? एक जैसे कि 4 हाइड्रोजन है, तो आपको पता है हाइड्रोजन को ऑर्बिट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसका एक ही ऑर्बिट होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 4 हाइड्रोजन है और इसके बाहर में कार्बन के बाहर में 4 इलेक्ट्रॉन ये घूम रहे हैं। ये क्या करता है? चारों हाइड्रोजन को एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है? उसके साथ शेयर कर लेता है। इसका भी काम हो जाता है और आपका हाइड्रोजन का भी काम हो जाता है। आगे चल के आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो बिल्कुल आप लोग कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में समझ जाएंगे। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है जब कोई आपका एटम्स किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके और कोई कंपाउंड्स बनाते हैं तो वहां पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जिसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। टेट्रा कोवैलेंसी आपको मैंने समझा दिया कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन किसी को ना दे सकता है ना कि इसे ले सकता है, कोई आयंस फॉर्म नहीं करेगा, ये सिर्फ शेयरिंग करके ही बनाता है। उसके बाद बात करें कैटेनेशन की। कैटेनेशन आपका क्या होता है? तो द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ब्रांचेज और रिंग स्ट्रक्चर्स। कार्बन पोजेस दिस प्रॉपर्टी। मतलब क्या है कि अगर कोई एटम्स सेम एटम के साथ, जैसे कार्बन के साथ ही इसके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि कार्बन के साथ ही क्या कर सकता है? लंबा चैन बना सकता है या फिर रिंग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन कर सकता है। समझ नहीं मेरी बात समझे? तो कार्बन के साथ ही जुड़ जुड़कर चैन स्ट्रक्चर बना सकता है या फिर कार्बन के साथ ही जुड़कर एक रिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर सकता है। जैसे कि मैं आपको अगर दिखा दूं इसका एग्जांपल, तो देखिए कैसे होगा। तो चैन कैसे बने? मान लीजिए कि आपके पास 4 कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये आपका 4 कार्बन। समझ गए? अब ये क्या करेगा? इस तरीके से ये चैन बना सकता है। मतलब कार्बन सेम एटम के साथ जुड़ जुड़कर चैन बनाने की प्रॉपर्टी हमारे कार्बन में होता है, जिसे हम लोग कैटेनेशन कहते हैं। ये आपका रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकता है, जैसे कार्बन ऐसे करके हो गया, ठीक है। ये देखिए ये हो गया चैन और ये हो गया आपका रिंग स्ट्रक्चर। तो कार्बन क्या कर सकता है कि इस तरीके से क्या कर सकता है? स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर सकता है कार्बन एटम के साथ ही मिलकर, ये इसके पास प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो आपने क्या क्या देखा? टेट्रा कोवैलेंसी होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, कैटेनेशन बनाता है और पॉलीमराइजेशन क्या होता है। तो जैसे कार्बन एटम के साथ मिलकर इस तरीके से चैन का फॉर्मेशन कर सकता है, रिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। तो इसमें एक और खास बात होती है कि पॉलीमराइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है? तो पॉलीमराइजेशन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है, और द केमिकल प्रोसेस दैट कंबाइंस सेवरल मोनोमर्स टू फॉर्म अ पॉलीमर। एक ऐसा केमिकल प्रक्रिया है जिसमें आपके बहुत सारे मोनोमर्स एक साथ जुड़कर पॉलीमर बनाते हैं या फिर पॉलीमरिक कंपाउंड बनाते हैं। देखिए ये जो मैंने लैंग्वेज बोला, जब आगे आप पढ़ते जाएंगे, स्ट्रक्चर्स बनते जाएंगे, तो आपको सारी बातें बहुत आसानी से समझ में आने लगेगी, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे जो समझ में नहीं आएगा। अब इसमें जैसे कि मोनोमर है, तो मोनोमर क्या होता है मैं आपको बता दूं। तो आपका ए मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी बॉन्डेड टू अदर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स, एक ऐसा मॉलिक्यूल्स जो अपने ही जैसा सेम मतलब आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स के साथ क्या है? जुड़ा हुआ है और जुड़कर एक नया कंपाउंड्स बनाया हुआ है। जैसे कि एग्जांपल में ये देखिए इथीन है आपके सामने, और इथीन अगर n नंबर ऑफ इथिन्स एक साथ जुड़ जाए तो क्या बनाता है? पॉलीथीन बनाता है। एक और एग्जांपल की बात करें तो ईस्टर, अगर n नंबर ऑफ ईस्टर एक साथ जुड़ जाए तो क्या बनाते हैं? पॉलिस्टर बनाते हैं। तो पॉलीथीन हो, पॉलिस्टर हो। आपका लास्ट है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है? यूनिकनेस में आखिर रीजन जो है उसमें 5वां पॉइंट है आपका, ये आइसोमेरिज्म होता है। आइसोमेरिज्म क्या होता है मैं आपको बता दूं। तो आइसोमेरिज्म मतलब कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। और ये प्रॉपर्टी आपके इस कार्बन में पाया जाता है। इसका मतलब क्या है कि केमिकल फार्मूला सेम है बट उसका जब स्ट्रक्चर बनेंगे वो अलग अलग होगा। जैसे कि अगर हम लोग पेंटेन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, पेंटेन का आपका एग्जाम्पल लेते हैं तो क्या होगा? पेंटेन मतलब 5, कार्बन 5 है और उसके बाद ये पेंटेन है, तो H आपका यहाँ पर कितना होगा? 12, C5H12, ये आपका पेंटेन का फॉर्मूला है। अगर इसके स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो कैसे बनेगा? तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। आपके ये 5 कार्बन हो गए, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ये आपके क्या हो गए? येलो कलर के जो है हाइड्रोजन हो गए।
C5H12 का ये एक स्ट्रक्चर। अब इसी में अगर हम दूसरे स्ट्रक्चर्स की बात करें तो क्या कर सकते हैं, जैसे एक कार्बन एटम्स यहाँ, एक कार्बन एटम्स यहाँ, एक कार्बन एटम्स यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। देखिए इसमें पांचों कार्बन क्या थे, लाइन से थे, मैंने एक कार्बन हटा के नीचे लगा दिया। अब इसमें जो आपका हाइड्रोजन होगा एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसे ऐसे करके होगा। तो देख रहे हैं कि केमिकल फॉर्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर इसके क्या है, अलग अलग हैं। तो ये हुआ आपका आइसोमेरिज्म। तो आपने देख लिया कि कार्बन का जो यूनिकनेस है, क्यों इतने सारे ये कंपाउंड्स बनाता है, क्यों हमसे ये इतना रिलेटेड है, उसके पीछे आपके 4 से 5 रीजन है। क्योंकि ये टेट्रा कोवैलेंसी है और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, कैटेनेशन है, पॉलीमराइजेशन है और ये आइसोमेरिज्म है। तो आपने मैंने सारे पॉइंट्स को एक एक करके सही तरीके से समझाया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए आपके कार्बन से बने हुए अलग अलग 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हमारे होते हैं, जैसे कि आपका डायमंड है, ग्रेफाइट है और फ्लोरीन है। ठीक है, तीनों के बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे कि डायमंड क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, क्यों उतना हार्ड होता है, आपका जो फ्लोरीन है वो क्या होता है, उसके बाद से आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्यों उसमें करेंट जो है फ्लो करता है, जबकि कार्बन इज अ नॉन मेटल एंड नॉन मेटल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इन ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर इजिली, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। ये सब कुछ हम लोग एक एक करके सबके बारे में समझेंगे।